while many districts, especially in the south, reported more deaths than births and therefore a decline in population. अभी तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड से बहुत खुश हो रहे हैं, सी अनदर फॉर अनदर 10 years और सो 15 years और सो, और उसके बाद जो है बाय 2050 हमारी जब 30, 35, 40 करोड़ एजेड पॉपुलेशन जब हो जाएगी, उसके लिए किसी ने आज तक, सरकार सोच रही है तो सोचती रहेगी, लोग बूढ़े होते जाएंगे, यू नीड स्पेशल केयर फॉर देम, यू नीड स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर देम, यू नीड स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल, एन नंबर ऑफ वेज आर देयर। अब एक चीज जो है फिर हमें नहीं बताई जाती, that when we started with the road to globalization, वर्ल्ड बैंक ने हमें क्लियरली कहा था कि आपको कम से कम 4 करोड़ लोग नॉन फार्मिंग की तरफ मूव करने पड़ेंगे फार्मिंग से। पर सवाल तो ये था कि मूव करेंगे तो कहाँ करेंगे, ग्रोथ कहाँ है, लेबर सेक्टर में। Friends, this is a very interesting news, scary news and important news. We have been talking about family planning rise, I think since independence, and we have been concerned about it. इतना कंसर्न थे कि एक बुक आई थी 1 billion प्लस, वो इतनी पॉपुलर हुई थी कि अमंग द बेस्ट सेलर्स आई थी। अगर पॉलिटिकली हम देखें तो पंडित नेहरू गेव ए स्लोगन 2 या 3 बस, और रफी साहब ने एक गाना भी गाया, बस 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। देन केम मिसेस गांधी, शी गेव द स्लोगन हम 2 हमारे 2, बच्चे 2 और 1,500। And thereafter came a Madam Renuka from Andhra Pradesh, Telugu lady. She gave the slogan "One is fun." नारे बनाने में हमारी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। If population decline was there in Kerala and Tamil Nadu, it's not because of the crores and crores of money spent on the publicity campaign. सबको पता है it happened because of improved education and health. तो स्लोगन से बेहतर था कि हम कैंपेन करते, हम एजुकेशन को बढ़ावा देते, हम हेल्थ को बढ़ावा देते। नॉर्थ में नहीं किया हमने, यहां तक कि कुछ स्टेट्स को बीमारू स्टेट्स लेबल कर दिया गया, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और उससे पहले 1970s में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी उसको हमने जीडीपी से जोड़ दिया। इकोनॉमी को हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था, बिकॉज दैट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ हिंदूज। कुछ नहीं हुआ। 90s के बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पॉपुलेशन शुरू हो गया डिक्लाइन। ग्लोबलाइजेशन का कोई असर है क्या? पॉपुलेशन में वेल्थ इंक्रीज हुई है तो उसकी वजह से है क्या? यू कैन एट्रीब्यूट टू एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, पर सीधा सा फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स उठाए हैं उनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं ही हुआ। ये हम उससे भी देखते हैं, सुरेंद्र जोधका की एक स्टडी है ईस्टर्न यूपी वर्सेस वेस्टर्न यूपी की अमंग एसटीज। वेस्टर्न यूपी में एससीज वर वेल डेवलप्ड, एजुकेशन हैड टू कंट्रीब्यूट, बट नो अदर गवर्नमेंट्स हैड एनी रोल। अब ये एक न्यूज आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया में 29 मई में। क्या कहती है? मोर डेथ देन बर्थ इन 49 डिस्ट्रिक्ट, अ न्यू इंडिया स्टोरी। इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन डाटा फ्रॉम 2021 रिवील एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, not necessarily caused by the pandemic but clearly exposed by it. While many districts, especially in the south, reported more deaths than births and therefore a decline in population, others, North Indians, continue to register higher natural growth. This contrasting trend suggests a country moving at a demographic speed. Whether this continues in the post-pandemic years remains to be seen, but the signals are hard to ignore. पहली बात क्या कह रहे हैं? The fact that most districts with farming population or slow growth in population, ये red to pink ये जो हैं जितने भी हैं, are in the southern states, suggests that factors like aging population and better reporting of the death also played a role in these places, reporting higher death rate. इसने सिर्फ एक इंडिकेशन दिया है एजिंग पॉपुलेशन का। 2020 में 1,000 डेथ हुए थे, 2021 में 1,000 डेथ हुए थे। 2022 में 1,000 डेथ हुए थे। 2023 में 1,000 डेथ हुए थे। 2024 में 1,000 डेथ हुए थे। 2025 में 1,000 डेथ हुए थे। 2026 में 1,000 डेथ हुए थे। 2027 में 1,000 डेथ हुए थे। 2028 में 1,000 डेथ हुए थे। 2029 में 1,000 डेथ हुए थे। 2030 में 1,000 डेथ हुए थे। 2031 में 1,000 डेथ हुए थे। 2032 में 1,000 डेथ हुए थे। 2033 में 1,000 डेथ हुए थे। 2034 में 1,000 डेथ हुए थे। 2035 में 1,000 डेथ हुए थे। 2036 में 1,000 डेथ हुए थे। 2037 में 1,000 डेथ हुए थे। 2038 में 1,000 डेथ हुए थे। 2039 में 1,000 डेथ हुए थे।
अभी तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड से बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसे अनदर फॉर अनदर 10 ईयर्स और सो, 15 ईयर्स और सो। और उसके बाद जो है बाय 2050 हमारी जो 30, 35, 40 करोड़ एजेड पॉपुलेशन जब हो जाएगी, उसके लिए किसी ने आज तक, सरकार सोच रही है तो सोचती रहेगी, लोग बूढ़े होते जाएंगे। यू नीड स्पेशल केयर फॉर देम, यू नीड स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर देम, यू नीड स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल, एन नंबर ऑफ वेज आर देयर। एक स्कैंडिनेवियन तरीका है जिसको हम कहते हैं कि यंग वंस जो हैं दे स्टे विद द ओल्डर पीपल and whatever hours they spend it is recorded, and when they grow old they'll be getting same hours for the next generation. social capital generate होती है। इस तरह से एक तरीका हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ वृद्धाश्रमों की कभी भी ट्रेडिशन नहीं रही है, बट कर्सी दिस मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट, और हमारा जो सोशलाइजेशन जो डिग्रेड होता जा रहा है, तो एजिंग पॉपुलेशन को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। What is unknown as yet is the extent of inward migration to places where number of deaths exceeds number of births, preventing or reducing population. This is important, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एरिया से यहाँ आकर के बसते जा रहे हैं। They are finding work here as labor, as construction workers, as a number of things. उनको बेहतर लगता है, क्योंकि ये जो बेल्ट है छोटा नागपुर की और उड़ीसा की, केबी के बेल्ट के बारे में तो मेरे को थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली कम नॉलेज है, लेकिन है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग फॉल इन पॉपुलेशन रोज बाय 7 टाइम्स, 7 गुना बढ़ गए। ये सारा जो ग्राफ है वो बता रहा है हमें। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक शो व्हेन पॉपुलेशन widening population imbalance, not only in the urban centers but also interior districts. While 2021 was a pandemic year, the consistency with the previous year hints that these may be early signs of demographic stabilization in South, driven by long-term fertility and aging trends. ये demographic stability नहीं है, this is the decline in the demographic dividend, जो हमें बाद में पता लगेगा। Where deaths outnumber births, a simple table tells states like Kerala, Tamil Nadu, Karnataka had multiple districts where number of deaths exceeded number of births. These aren't just anomalies, they may signal the growing demographic maturity of certain regions as death registration improves and birth rates stabilize. Most states are likely to see districts with a shrinking population in the years ahead. जो इनका ये कहना ये है कि जो हेल्थ इंप्रूव होगी, तो इस तरह के रेट्स बहुत, मतलब पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। यहां मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अपने बचपन की बात। हमसे जो प्रीवियस जनरेशन थी उनमें 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 बच्चे हुआ करते थे। जब हम छोटे थे हमने खुद देखा है जिनके नई नई मैरिज होती थी, समाज का स्ट्रेस रहता था उन पे कि बेबी को कब ला रहे हो, कब प्लान कर रहे हो, ये है वो है। मान लीजिए कि 1 साल के अंदर जो है एक बच्चा पैदा हो गया, लड़का था। अब उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं कहेंगे। जब बच्चा 1, 1.5, 2 साल का हो जाएगा तो उसको कहेंगे बेटा दीदी कब ला रहे हो। इशारा साफ था। लेटर से अगला बच्चा, एक लड़की हो गई, लड़का भी हो सकता था, अब लड़की 2 साल की हो गई। अब बेटा कहता है कि एक मेरे पास एक बहन तो है, भाई तो है नहीं। मान लो तीसरा बच्चा भाई हो गया, उनकी इच्छाएं पूरी होती होगी। फिर जो है बहन कहेगी मेरे पास 2 भाई हैं, बहन तो है नहीं। यानी कम से कम 4 बच्चों की परंपरा गांवों में आज भी बहुत जगह होती है। तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, सब लोग सब रीजन बताते हैं, but education and health definitely. Even if you have one child and you are sure that the child would survive, then you can decide whether you got to have another child or not. लेकिन एक बात जो हमें नहीं बताई जाती, what are the impacts on the society of a single child parents, how they behave,
वो कितने इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि सिंगल चाइल्ड नॉर्म हो गया सारे समाज में, सो माई चाइल्ड ही विल हैव नो अंकल, नो आंट, no cousins, one cousin this side, one cousin that side. How it is possible if cousins are not there? How would be societal interaction that way? चीन ने जो वन चाइल्ड नॉर्म फॉलो किया और फिर उसको बदलना पड़ा, स्टडी करनी चाहिए थी उसकी। अभी एक चीज हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिडिल चाइल्ड। बड़े बच्चे की साइकी अलग होती है, छोटे की अलग होती है और बीच वाले की अलग होती है। अब मिडिल चाइल्ड तो गुम हो ही गया बिना स्टडी किए। उसी तरह से आप जो है सिंगल चाइल्ड की वजह से आप कितना किनशिप रिलेशनशिप लूज कर रहे हैं और उनकी इंपॉर्टेंस बच्चे को कैसे पता लगेगी। सोशलाइजेशन ढंग से नहीं होगा। यू हैव टू डेवलप कम्यून्स दैट वे, सोशल कम्यून्स, so that the children interact with each other. They develop kinship among themselves, at least. किसी की कोई सोच नहीं है। ये सारी चीजें वही बर्थ बूम परसिस्ट इन द नॉर्थ, बीमारू स्टेट्स में मैंने कहा था, नॉट जस्ट सिटीज, इन द विलेजेस, मैं आपको बता चुका हूं। ये आज की है, ये हिंदुस्तान टाइम्स में है कि यंग मैन मोस्ट लाइकली टू मूव आउट ऑफ फार्म सेक्टर। जो यूथ है, किसानों के जो बच्चे हैं, वो जो है खेती से छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। अब एक चीज जो है फिर हमें नहीं बताई जाती, दैट व्हेन वी स्टार्टेड विद द रोड टू ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ने हमें क्लियरली कहा था कि आपको कम से कम 4 करोड़ लोग नॉन फार्मिंग की तरफ मूव करने पड़ेंगे फार्मिंग से। पर सवाल तो ये था कि मूव करेंगे तो कहां करेंगे, ग्रोथ कहां है? लेबर सेक्टर में। एमएसएमईज का तो हमने जो भट्टा बिठाया है, ग्रोथ तो ऑलमोस्ट 0 हो गई है। और सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ जो होती है, इट इज आइदर द टॉप मोस्ट और रोबोस। अगेन हम लोगों को पता है कि बड़ी इंडस्ट्रीज में रोबोट्स ने काफी कुछ जो है वो लेबर का काम भी फॉलो कर लिया है, क्योंकि उनको स्ट्राइक नहीं करनी, क्योंकि वो 24 घंटे काम कर सकते हैं, उनमें इमोशंस नहीं है, वो सैलरी बड़ी नहीं मांगेंगे, वो बोनस नहीं मांगेंगे, तो शांति से काम करते हैं। तो इंडस्ट्री उनको प्रेफर करेगी या इनको, जिसको आप हर महीने आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन shifting workers out of agriculture is India's biggest structural transformation challenge. Headline numbers suggest that it has made some progress. Official employment data show agricultural employment share has fallen from 64.5% in 1993-94 to 46.1% in 2023-24. To be sure, agricultural employment share has been relatively flat in the last few years. What exactly is the dynamics of change? हिंदुस्तान टाइम एनालिसिस ये करते हैं सारे। क्या करते हैं? नंबर 1, एज गैप बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स हैज इंक्रीज्ड आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। The two agricultural and non-agricultural, they were similar at 33 years in 93-94, but diverged significantly to 42 years and 36 years by 18-19. उसके बाद भी यही ट्रेंड रहा है। ये सारा ग्राफ जो है वो वही बता रहा है, 36, 36, 41, 42 अप्रोक्सीमेटली। सेकेंड इज देयर इज अ जेंडर डायमेंशन टू द इंक्रीज एज गैप बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स। ये सब जानते हैं। गांव में अगर महिलाएं काम करना बंद कर देती हैं तो वो घर का काम ही करती हैं, फिर उसके बाद नहीं कुछ करती। जब पुरुष जो हैं वो जब एग्रीकल्चर का काम बंद करते हैं तो दे स्टार्ट डूइंग अदर वर्क्स। So there is no surprise, and it shows. Agricultural and non-agricultural difference was smaller, 40 years and 37 years. In caste also a factor is the growing age group between agriculture and non-agricultural workers. All broad social groups have seen a growing gap between the agricultural and non-agricultural workers, although this change is relatively smaller for scheduled tribes. Obviously scheduled tribes के लिए opportunities हैं ही कितनी,
कि उनमें आपको डिफरेंस ज्यादा नजर आए। और एससीज जो हैं दे आर स्कैटर्ड इन द विलेजेस, और उनके पास ज्यादा लैंड भी नहीं होती कि उनके साथ लैंड रिलेटेड इश्यूज हो। More careful reading of rural data underlines the theory of younger men moving out of farming. Percentage of working households with more than one male, 1993-94, 36%, 32%. Persons of working household with more than one male worker, but all in agriculture, 23-11. This much difference has taken place. Percent of working household with more than one male worker, but all outside agriculture. सभी के सभी एग्रीकल्चर में कोई भी नहीं है. Their number is also increasing. Percent of working households that are mixed, more than man male workers, some agricultural, some outside, ये भी significant होता जा रहा है. Percentage of mixed households with male agricultural workers older on average than male non agricultural workers, करीब करीब बहुत ज्यादा इसमें फर्क नजर आ रहा है. अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है. अब मेल जो हैं वो उनका माइग्रेशन शहर की तरफ, और स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि मनरेगा में फीमेल वर्कर्स की गिनती बढ़ जाती है क्योंकि वो घर और घर के नजदीक रहना पसंद करते हैं. इस तरह की बातें तो बड़े आसानी से की जा सकती हैं. सर लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं. रिचर स्टेट विलेजेस, हायर इज द एज ऑफ डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स. ये देखिए गरीब स्टेट्स हैं, ये अमीर स्टेट्स हैं. रूरल एमपीसी इन HC 23-24 in rupees. What does this mean? A lot of fall in agricultural employment in India has been on account of younger male workers moving out of farm. Even in the women or elderly men in their houses continue to work on the farms. To be sure, women have also moved out of the farm work, but that has generally led to women leaving the labor force entirely. Intuitively, this makes perfect sense in India as cities continue to receive young men looking for all kinds of blue collar work. That this trend seems to have stagnated in the last 4 or 5 years. This is in line with the overall employment share of agriculture in the economy, raises the question whether this migration has reached its limits in India. On the other hand, we also ought to ask the question whether the out-migration of young men from agriculture poses headwinds to the future productivity and income in our farms. वैसे जो लास्ट पॉइंट है, हमारे फार्म में जो है प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता पड़ेगा, क्योंकि हमेशा सरकार कहती रही है कि एग्रीकल्चर में हमने सरप्लस लोग लगा रखे हैं. जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मैंने बताया था कि 4 करोड़ लोगों का उसको था वर्ल्ड बैंक का, अभी भी वही है. पर सवाल इस बात का है कि आपके पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ है कितनी. आप लोग लाएंगे अगर, तो उसको आप कहाँ कंज्यूम करेंगे. और यही वजह है कि आपको 81 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है. और अभी जो नया सर्वे आएगा आपका सेंसस, मुझे लगता है कि ये गिनती 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी. माइग्रेशन इज ओके, लेकिन जो माइग्रेट करते हैं उनके सर्वाइवल के बारे में तो स्टडी नहीं किया गया. और एक और इम्पोर्टेंट मैं चाहूंगा स्टडी होना कि ये जो माइग्रेशन होती है इसमें रिलीजन का क्या कंट्रीब्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं चाहूंगा कि आप अश्विनी उपाध्याय की वीडियोस देखें तो मुझे इशारा समझ आ जाएगा. लेकिन जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो लोग कहते हैं कि मेरा एजेंडा है, एक एजेंडे के तहत मैं काम करता हूं. पर अगर मैं ईमानदारी से बताऊं मेरा एजेंडा क्या है तो सुन लो. अनगिनत सदियों के तारीख बहिमान तिलिस्म, रेशमों अतलसों कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लिपटे हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए.
अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। गूगल में जाइएगा, फैज की शायरी में ढूंढिएगा, मतलब पता लग जाएगा। थैंक यू।